11th में तुम लोगों को कैलकुलस से इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालने आएंगे। अपन लास्ट क्लास में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन निकाले थे ग्राफिकल मेथड से, याद है ना? वो लेकिन क्लास 9th का सिलेबस में होता है, तो ग्राफिकल मेथड 11th में मोस्टली नहीं पूछा जाता है। कोई इजी पेपर सेट करेगा तो दे सकता है। तो तुम लोगों को कैलकुलस से निकालना पड़ेगा। कैलकुलस मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों चीजें होती है। तुम लोग थोड़ा इसका बेसिक मालूम होना चाहिए। अब मैं मैथ्स नहीं पढ़ा, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन बायो वालों को तकलीफ होती है, इसलिए थोड़ा सा बेसिक्स हमको मालूम होना चाहिए। अपन लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से शुरू करेंगे। दो टाइप का वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है, मतलब इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनती है, तो इसमें वेलोसिटी निकालने में या एक्सेलरेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मैं पूछूंगा इसमें एक्सेलरेशन बताओ, तो क्या करोगे तुम लोग? ये वाला स्लोप निकाल लो। स्लोप निकालने का 2-3 तरीका तो देख चुके हैं। या तो ये एंगल मालूम हो तो tan थीटा बता दोगे, अगर ये थीटा मालूम है तो tan थीटा बता के स्लोप बता सकते हो। अदरवाइज इसका यहाँ पे कोई दो पॉइंट ले लो, उसका x कोऑर्डिनेट ले लो, उसका y कोऑर्डिनेट ले लो, और ये दोनों रेशियो बताना होगा तो भी स्लोप पता चल जाएगा। तो ऐसा नाम ये फोन दिस इज y1 y2, तो ये टोटल इसमें y का इंटरसेप्ट कितना हुआ? स्लोप को मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये हो जाएगा y2 y1 अपॉन x2 x1। ये होता है बेसिकली अपना स्लोप, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस वाला टर्म्स। लेकिन रियल लाइफ में जब अपन मोशन स्टडी करते हैं, जैसे मैं गाड़ी का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, गाड़ी चलाते जब घर से यहां तक आता हूं, या तुम लोग किसी कार को देख रहे हो उसका ग्राफ बनाना चाहो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कैसे बना रहे? हम लोग रियल लाइफ से इमेजिन करो क्या कर रहे हैं। हम लोग एक कार को देख रहे हैं चलती हुई, और उसका वेलोसिटी नोट कर रहे हैं, और साथ में मैं घड़ी भी देख रहा हूँ। ठीक है, घड़ी देख रहे हूँ और वेलोसिटी देख रहा हूँ, और अपन ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो मेरे को मैं क्या देखता हूँ? कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है। ये होता है रियल केस, रियल लाइफ वाला सीन। हमको स्ट्रेट लाइन तो बहुत ही आइडियल सिचुएशन हो गई, मतलब एक छोटे से टाइम में मैं गाड़ी को ऐसे स्पीड बढ़ाता हूँ। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, कभी अपन स्पीड बढ़ा रहे होते हैं, कभी ज्यादा बढ़ा देते हैं, कम टाइम में स्पीड ज्यादा बढ़ा दी, कभी ब्रेक लगा देते हैं। तो अलग अलग टाइप का ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलना बड़ा मुश्किल है। अब देखो अलग अलग टाइप का ऐसे कर्व है, ठीक है, ऐसा कर्व हो सकता है, ऐसा कर्व हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन मिलना रियल लाइफ में थोड़ा सा मुश्किल काम है। अब यहाँ पे अब मैं बोलूं कि भाई इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाएंगे हम लोग। अगर इस टाइप के डायग्राम में बोलूं कि एक्सेलरेशन निकाल के बताओ मेरे को, या वेलोसिटी निकाल के बताओ, तब बड़ा दिक्कत है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा हूँ। यहाँ लिख लेता हूँ मैं डिस्प्लेसमेंट, यहाँ लिख लिया टाइम, मतलब ये t है, ये कैपिटल S है। ठीक है, तो हमको मालूम है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो क्या रिप्रेजेंट करता? एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ अपन लोग को ये इस टाइप का ग्राफ देखने की आदत है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ देखने की आदत है, लेकिन यहाँ पे मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मेरे को असल में मैंने जब ग्राफ बनाया तो कैसा ग्राफ बना? ये ऐसा एक ग्राफ बना। ठीक है, अब इसमें दिक्कत कैसे होती है ये देखो। इससे तुम लोग को थोड़ा सा डिफरेंशिएशन समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन बेसिकली कुछ नहीं है, हम लोगों को रेशियो ही लिखना है दो चीजों का। जैसे अगर मेरे पास ये वाली लाइन थी अभी, इसमें मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, लेट दिस बी a, लेट दिस बी b। अभी मैं क्या करूंगा? वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? a से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, b से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और इसके x इंटरसेप्ट को नाम दे दिया x1, दिस इज x2। सिमिलरली यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इसको नाम दे दो y1, इसको नाम दे दो y2। ये बोला था मैं, ठीक है। और मैं इस लाइन का स्लोप पूछूंगा तो कैसे बताओगे? y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, मतलब ये वाला लेंथ अपॉन ये वाला लेंथ। ठीक है, ऐसे बताते हैं। अब इसी लाइन को इमेजिन करो, इसको मिटाना पड़ेगा।
अब इमेजिन करो वही वाली जो मैं लाइन बनाया था वो यहाँ पे एक ऐसी लाइन बना देता हूं, ठीक है। अब ये जो अपना मेन जो कर्व है, जो डायग्राम बना था, उसमें ये लाइन में मेरे को यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है और यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है। मतलब अपनी ये जो नया लाइन मैंने बनाया है, ये लाइन इस कर्व को दो जगह काट रही है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग वही नाम दे देते हैं ए और बी, ठीक है। मतलब इस लाइन का स्लोप एक वेलोसिटी बताएगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी बताएगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो क्योंकि कर्व है तो इसका ये मतलब है कि जो भी जिस भी गाड़ी के मैंने ये प्लॉट बनाया है, ये गाड़ी एक स्पीड से नहीं चल रही, अलग अलग स्पीड से चल रही है। यहाँ से पता चलता है कि ये कम डिस्टेंस ट्रेवल की, टाइम ज्यादा ली, मतलब यहाँ पे स्पीड कम। फिर ये जब ऐसे ऊपर उड़ गई मतलब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की, टाइम कम ली, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे स्पीड बढ़ा दिया, तो यहाँ स्पीड कम है तो कम डिस्टेंस ज्यादा टाइम। कैसे पहचानोगे कम डिस्टेंस, कैसे बोल रहा हूं मैं? ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से यहाँ खींचो, यहाँ से यहाँ खींचो और यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर, तो टाइम इतना लग रहा है और डिस्टेंस बहुत छोटा सा। अब यहाँ पे दो पॉइंट ले लिए, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो डिस्टेंस ज्यादा, और यहाँ से अगर मैं नीचे गिराऊं तो टाइम एकदम छोटा सा, मतलब टाइम छोटा लिया, डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि गाड़ी अपनी स्पीड बढ़ाई है, तो गाड़ी जब स्पीड बढ़ाती है तो डिस्टेंस ज्यादा करती है। नाउ कमिंग बैक टू अपना डायग्राम, अब इमेजिन करो कि ये जो बी वाला पॉइंट है ये चल के आ रहा है एक तरफ, ये धीरे धीरे ऐसे चल के ऐसे यहाँ से चल के एक ही तरफ आ रहा है, तो उससे क्या होगा? ए और बी का तो पहले अपन परपेंडिकुलर पॉइंट है, ये मेरा यहाँ पे y2 है, सॉरी x2 है और यहाँ पे x1 है। सिमिलरली यहाँ पे y1 है और यहाँ पे y2 है, ठीक है। अब इमेजिन करना साथ में कि ए तो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, लेकिन ये बी वाला पॉइंट धीरे धीरे चल के आ रहा है ए की तरफ, ठीक है। मतलब इमेजिन करो कि ये एक चींटी है, ठीक है, और वो चींटी जैसे जैसे चलती है ये दोनों पॉइंट उसके साथ मूव होंगे कि नहीं? क्योंकि ये मूव क्यों होंगे? ये बेसिकली x2 और ये y2, ये दोनों क्या है? ये दोनों इसका लोकेशन बता रहे हैं इस चींटी का, जिसका नाम b रखा हुआ है। जब ये चींटी इस कर्व में ऐसे चलने लगेगी, मान लो ये यहाँ तक आ गई, मान लो ये चल के यहाँ से यहाँ आ गई, तो उस केस में x2 चल के यहाँ तक नहीं आ जाएगा, x2 मेरा यहाँ से यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली y2 यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगा, ये चींटी चल के यहाँ तक आ गई, तो x2 और y2 भी इधर आ जाएंगे। ऐसा होगा कि नहीं? ठीक है, तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, ये देखो, ये जो x2 है वो धीरे धीरे x1 की तरफ चल रहा है, वैसे ये जो y2 है वो धीरे धीरे y1 की तरफ चल रहा है। एक टाइम आएगा जब ये जो चींटी है ये चल के आ जाएगी पूरा a के पास तक, तो जब a के एकदम पास आ जाएगी तो उस केस में x1 और x2 का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा सा हो जाएगा। वैसे ही y2 और y1 के बीच में जो डिफरेंस है बहुत छोटा होता है, ठीक है। मैं शुरू से एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हियर लेट आइए, तो शुरू से देखो एक बार हम लोग क्या देख रहे हैं। मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम, हाँ सर, चुप रहना भैया, बात सुन रही। मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया है रियल लाइफ के केस उठा के, तो रियल लाइफ में अपने को ऐसा नहीं मिलता है, अपने को मिलता है ऐसा कर्व, ये ऐसा बढ़ता हुआ कर्व ये बताता है कि अपनी गाड़ी धीरे चल रही थी, बाद में स्पीड बढ़ गई, ठीक है। तो फिर ये बोलते हैं स्लोप ऑफ बुधवार देख लो जाके कैलेंडर। अब हमको ये मालूम है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, लेकिन अब इस टाइप का कर्व डायग्राम में वेलोसिटी निकालने में बड़ा दिक्कत है, क्योंकि मैंने बोला इस पॉइंट पे गाड़ी धीरे चल रही थी, इस पॉइंट पे गाड़ी तेज चल रही है, ठीक है। तो ऐसा जब वेरी करता है वेलोसिटी तब कैसे निकालेंगे, तब बड़ा दिक्कत होता है। तो पहले हम लोग उस टाइप का वेलोसिटी देखते हैं जो अपने को निकालना आता है। तो मैंने क्या किया, यहां से ऐसा एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को नाम दे दिया ए और बी। अब मुझे ये मालूम है कि स्ट्रेट लाइन का वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ये दोनों से परपेंडिकुलर गिराया नीचे, दोनों को नाम दिया x1 x2।
ये दोनों से परपेंडिकुलर गिराया इधर, दोनों को नाम दिया y1 y2। मेरे को ये मालूम है कि जो वेलोसिटी होगा वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। मतलब y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट। इसको लिखने का तरीका होता है ऐसा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा का मतलब होता है दो चीजों का डिफरेंस, y2 माइनस y1 को मैं डेल्टा y बोलूंगा, वैसे ही x2 माइनस x1 को डेल्टा x बोलूंगा। ठीक है। अच्छा अब देखो, अब दूसरा केस हम क्या देख रहे थे कि ये वाला इक्वेशन तब सही है जब दोनों पॉइंट ऐसे दूर दूर में a और b। अब मैं बोल रहा हूं इमेजिन करो कि ये b वाला पॉइंट धीरे धीरे चल के आ रहा है a की तरफ, तो उस केस में ये जो लाइन में बनाया वो धीरे धीरे ऐसे होने लगी। ठीक है, मतलब ये लाइन अभी ऐसे है क्योंकि ये लाइन का पॉइंट कहां जाना चाहिए, b को जाना चाहिए। b चल के यहां आ गया, तो b जब चल के यहां आ गया तो लाइन थोड़ी सी झुक जाएगी ऐसे, क्योंकि उस केस में अब मैं लाइन मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा। फिर b चल के आ गया यहां पे, तो फिर उस केस में मेरे को लाइन ऐसे बनानी पड़ेगी। फिर b आ गया यहां पे, उस केस में लाइन ऐसे बनानी पड़ेगी। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, लाइन b को b के हिसाब से बनाना। तो b अभी ऊपर है तो यहाँ b जैसे जैसे नीचे आएगा अपना लाइन धीरे धीरे ऐसे चेंज होने लगेगा। ठीक है, अब इसके साथ एक चीज और होगी, b के हिसाब से हम लोग x2 और x1 y2 को चुनते हैं, x2 एंड y2। b जब चल के इधर आ रहा है, x इसके a के पास में आ रहा है, तो x2 भी चल के इधर आ रहा है और y2 भी चल के इधर आ रहा है। ठीक है, x1 और y1 तो अपनी जगह में, क्योंकि a अपनी जगह पे, a नहीं मिल रहा है। फिर धीरे से क्या होगा, धीरे धीरे ये वाला जो डिफरेंस है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 किसको बोलते हैं अपन, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, मतलब ये धीरे धीरे y2 के पास आ जाएगा। एक टाइम आएगा जब ये y2 y1 के बहुत पास आ जाएगा, मान लो यहां तक आ गया, वैसे ही x2 चल के बहुत पास यहां तक आ गया। ठीक है, ये तो फिर भी डायग्राम में अपन थोड़ा सा डिफरेंस दिखा रहे हैं, मैं बोल रहा हूं एकदम ही पास आ गया, एकदम पास। तो उस केस में ये जो दोनों वैल्यू है उसको अपन डेल्टा y अपन डेल्टा x लिख पाएंगे। उस केस को अपन ऐसे लिखते हैं, जब ये बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटी नहीं रखें, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x नहीं लिखते, इसको यहां पे लिखना लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। डेल्टा x टेंड्स टू 0 को इसका मतलब ये होता है कि ये जो डिफरेंस है वो एकदम छोटा हो गया, मिनिमम डिफरेंस हो गया। 0 नहीं है, टेंड्स टू 0 है, मतलब 0 जितना हो रहा है 0 नहीं हुआ है, तो 0 जितना हो रहा है, तो इस चीज को लिखने का तरीका होता है dy अपॉन dx। अब इस चीज को समझो, ये क्या है, ये दो बड़े नंबर का रेशियो है, बड़ा नंबर डिवाइडेड बाय बड़ा नंबर, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा तब थोड़ा सा क्लियर होगा। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये बड़ा नंबर है, जैसे 90 माइनस 60 अपॉन 50 माइनस 40, ऐसा बड़ा नंबर है, समझ में आया। अब इन्हीं डिफरेंस को जब मैं बहुत छोटा कर देता हूं तो मैं उसको ऐसे डिफरेंस के फॉर्म में नहीं लिख सकता, मतलब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिख सकता, तब अपन उसको dy बाय dx लिखते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझो, मान लो अपन लोग यहां से रायपुर जा रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे से कोई एवरेज वेलोसिटी पूछे कि यहां से रायपुर जाने में मेरे को कितनी वेलोसिटी से मैं आया हूं या कितनी स्पीड से आया हूं, तो कैसे बताते हैं अपन लोग, बताएंगे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किए अपॉन टोटल टाइम कितना लिया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन अपन टोटल वेलोसिटी बताते हैं। अच्छा अब मैं बोलूं मेरे को पूरा वेलोसिटी मत बताओ, मेरे को बताओ पावर हाउस से लेके कुम्हारी तक तुम्हारा वेलोसिटी कितना था, तो क्या करेंगे अपन लोग, y2 माइनस y1 की जगह में क्या बोला मैं, पावर हाउस से लेके कुम्हारी तक का डिस्टेंस लिख लूंगा अपॉन पावर हाउस से कुम्हारी तक जाने में मेरे को टाइम कितना लगा वो लिख लूंगा। ठीक है, मतलब अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा रायपुर तक नहीं देख रहा हूँ, मैं बीच का छोटा सा डिस्टेंस देख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको और छोटा बनाता हूँ, मैं बोलूंगा नहीं मेरे को ये भी नहीं करना है, मेरे को ये बताओ जब चरोदा का सिग्नल जॉइंट पार कर रहे थे उस समय उस सिग्नल के पास हमारी स्पीड क्या थी। तो उस केस में जब मैं एक किसी मोमेंट की बात करता हूँ, एक किसी सेकंड की बात कर रहा हूँ, उस समय स्पीड कितनी थी तुम्हारी, तो मैं क्या किया, ये हो गया भिलाई, ये हो गया रायपुर, ये हो गया पावर हाउस, ये हो गया कुमारी, बीच में आ गया चरोदा का सिग्नल, तो और बीच में होगा, इतना एकदम पास में आ जाएगा, मतलब ये y2 और y1 और x2 और x1 एकदम एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक मोमेंट को जब अपन लोग डिफाइन करते हैं तो उसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। मतलब
a value given at any instant of time is known as instantaneous value. तो ये अपने को जो बता रहा है, ये जो dy by dx है, ये instantaneous velocity बता रहा है बेसिकली, मतलब एक किसी पल पे कितना वेलोसिटी था, तो उसको अपन बोलते हैं dy by dx। मतलब ये लिखने का तरीका है इसका, डेल्टा y by डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 इज dy by dx। तो अब इस डायग्राम को मैं फिर से मिटा के एक बार बताता हूं। अपना डायग्राम कैसा था, एक कर्व बना था ऐसे, ठीक है। अब वो जो B वाला पॉइंट है वो चल के A के पास आ गया, तो A से B में एक लाइन खींचना है मेरे को, तो A और B तो एक दूसरे के पास आ चुके हैं एकदम एक के ऊपर एक, तो लाइन जो बनेगी वो ऐसे टेंजेंट बनेगी। तो दिस इज अ टेंजेंट। मतलब अब इसको तुम लोग जो 9th में सर्कुलर मोशन पढ़े थे उससे याद करो, उसमें अपन लोग क्या पढ़ते थे, उसमें अपन ये पढ़ते थे कि कोई चीज को मैं ऐसे गोल घुमा रहा हूं, मान लो इमेजिन करो एक धागे में मैंने पत्थर को बांधा और ऐसे गोल घुमा रहा हूं, ठीक है। तो गोल घुमाने से क्या होगा, वो क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ है इसलिए वो ऐसे गोल घूमेगा, ठीक है, ऐसे गोल घूम रहा है क्योंकि मैं उसको गोल घुमा रहा हूं। जैसे ही मान लो रस्सी कटेगी तो वो पत्थर किधर फेंकाता है, जैसे ये ऐसे गोल घूम रहा है, ऐसे ऐसे गोल घूम रहा है, जैसे ये रस्सी कटी ये किधर फेंकाता है, इधर टेंजेंशियली फेंकाता है बाहर। यहाँ पे रस्सी कटेगी ये नीचे आएगा, यहाँ पे रस्सी कटेगी ये इधर जाएगा, ठीक है। इसको इमेजिन कर सकते हो साइकिल के मडगार्ड से, साइकिल के मडगार्ड से चक्के से कीचड़ कैसे निकलता है, टेंजेंशियली बाहर निकलता है। जैसे अगर ये साइकिल का चक्का है तो कीचड़ ऐसे बाहर निकलता है, ऐसे छिटकता है कीचड़। या फिर दिवाली में जो चक्री चलाते हैं उससे भी इमेजिन कर सकते हो, उसमें से जब अंगार बाहर निकलता है तो इस तरीके से बाहर निकलता है, ठीक है। तो हर चीज किसी भी पॉइंट में, मतलब किसी कर्व में जब हमको मोशन बताना होता है किसी पॉइंट पे, मैं जैसे बोल बताऊं भाई इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो किधर ट्रेवल कर रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, वो इधर ट्रेवल कर रहा है, वो उधर जाना चाहता है, लेकिन वो चीज उसको पकड़ के रखी इसलिए वो गोल घूम रहा है। जैसी वो पकड़ छूटेगी वो सीधे टेंजेंशियली बाहर फेंकाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से किसी भी पॉइंट पे, जैसे मैं यहाँ पूछूं कि बताओ भाई यहाँ पे जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, तो यहाँ से क्या करोगे, एक टेंजेंट बना के बताओगे। यहाँ पे पूछूं तो क्या करोगे, यहाँ से टेंजेंट बना के बताओगे। तो अभी ध्यान दो, हर पॉइंट पे मेरे को अलग अलग डायरेक्शन मिल रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसा हो गया, ये और नीचे हो गया, ठीक है। यहाँ पे बनाना चाहूंगा तो यहाँ पे एक ऐसा टेंजेंट बनेगा। तो दिस रिप्रेजेंट्स की वेलोसिटी अलग अलग है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग है क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड तो बदल ही रहा है, डायरेक्शन भी बदल रहा है, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताने के लिए हमारे पास ऐसे बड़ी बड़ी वैल्यूज नहीं होती, y2 y1 नहीं है, x2 x1 नहीं है, तो उसको अपन लोग लिखते हैं dy by dx। तो ये तो एक एग्जांपल से मैंने समझाया, कोई जरूरी नहीं हर बार मेरे को डिस्प्लेसमेंट और टाइम ही मिले, कोई भी चीज हो सकती है। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन जो होता है वो किसी भी दो चीजों के कंपैरिजन को बताता है, उनका इंस्टेंटेनियस वैल्यू को। तो क्या याद रखोगे, a differentiation describes the instantaneous variation of one physical value with respect to the other value। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया dx upon dy, dx upon dy क्या है मुझे नहीं मालूम, x क्या है y क्या मुझे नहीं मालूम, मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया, यहाँ पे लिख दिया x, यहाँ पे लिख दिया y, और ऐसा करके कुछ भी डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो dx upon dy क्या है, किसी भी पर्टिकुलर एक इंस्टेंट में, मतलब एक पॉइंट पे x कितना वेरी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू y कितना वेरी हो रहा है, मतलब y के छोटे से वेरिएशन में x का छोटा सा वेरिएशन, तो इन दोनों का जो रिलेशन है आपस में, उसके जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम लोग दिखाते हैं तो इट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन याद रहेगा, इट रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। अब इसके कुछ जनरल फार्मूलाज देखते हैं हम लोग, इसके फार्मूला हम लोगों को कुछ बेसिक फार्मूले मालूम होने चाहिए। टॉपिक ऐसा लिखोगे, सम बेसिक फार्मूलाज। मैं कुछ ऐसे फार्मूला लिखाऊंगा जो तुम लोगों को बार बार यूज होता है, आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो याद रखना, एक कांस्टेंट वैल्यू जो होती है उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, मतलब नंबर 1 d by dx of c,
c is a constant is 0, यहां लिखना c is a constant, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 है। और नीचे dx लिखा हूं मतलब विद रिस्पेक्ट टू x अपन इसको वेरी कर रहे हैं, यहां नीचे कुछ भी हो सकता है ना, dc/dt भी हो सकता था अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम करता तो, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसा लिखोगे, ये बल्कि डिफरेंशिएशन का सबसे पहला फॉर्मूला है, d/dx ऑफ x टू द पावर n। कोई भी चीज डिफरेंशिएबल है कि नहीं कैसे पहचानोगे, इसको पढ़ के पहचानोगे। यहां नीचे x लिखा है मतलब मेरे को x के हिसाब से किसी चीज को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन ऊपर तो c लिखा है, ऊपर x लिखा नहीं है, तो वो डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, इसका आंसर 0 आता है। यहां पे देखो मेरे को किसी ऐसी चीज को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें भी x आया है, तो हां ये चीज डिफरेंशिएट होगी। तो इसका जो सबसे पहला बेसिक फार्मूला होता है n * x टू द पावर n - 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये सबसे पहला फार्मूला होता है जब अपन लोग मैथ सॉल्व करते हैं, तो ये फार्मूला तुम लोगों को आना चाहिए। तो d/dx of x to the power n is n into x to the power n minus 1। अब इसी चीज को समझो, इसको पहले वाले से समझने की कोशिश करो। अगर मैं ऐसा लिखा d/dx of y to the power n लिख देता तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0। क्यों? क्योंकि ये y है, y to the power n है और मैं तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए कांस्टेंट हो गया, तो ये आ जाएगा मेरा 0। y to the power n is 0 क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो हमेशा पहचानना है कि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में नीचे क्या लिखा है, फिर उसके हिसाब से अपन ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले हैं जो तुम लोगों को आने चाहिए, वो अपन लोग अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसे जैसे अपना पाला पड़ेगा अपन लोग उसको इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, क्योंकि मेरे को क्या अभी इंटीग्रेशन भी इंट्रोड्यूस करना है, तो पहले अपन लोग इंटीग्रेशन को करना है। तो एटलीस्ट ये वाला फार्मूला सबको आना चाहिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फार्मूला, कि किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है, ठीक है। इसके अलावा तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इसके अलावा लॉगरिथमिक का भी कुछ डिफरेंशिएशन होता है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, 2-3 फॉर्मूले और लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को मालूम रहे। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, ये याद रखना। तो नंबर 3 ऐसे लिखेंगे, d/dx of sin x is cos x। नंबर 4 d/dx of cos x is minus sin x। ये याद रहना चाहिए, sin x का cos x होता है, cos x का minus sin x होता है, ठीक है। वैसे tan x का sec square x होता है, तो अपन उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। और दूसरा देखते हैं log x का क्या होता है, what is differentiation of log x and what is differentiation of e to the power x, ठीक है। मतलब नंबर 5 d/dx of log x, इसका होता है 1/x। वैसे ही नंबर 6 d/dx of e to the power x, इसका होता है e to the power x। इसका आंसर वही आता है। ये कुछ बेसिक डेफिनेशन और फॉर्मूले हैं जो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मूविंग ऑन टू इंटीग्रेशन, ये बेसिक फॉर्मूले हो गए डिफरेंशिएशन के। इंटीग्रेशन को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। सब लोग रूबिक क्यूब जो होता है वो देखे होंगे, कैसा दिखता है वो, एक बड़ा सा मैंने ऐसे क्यूब ले लिया, ऐसा दिखता है और इसके 3 ऐसे पार्ट होते हैं। ऐसा होता है, ठीक है। इसमें टोटल कितने क्यूब होंगे, 3 × 3 × 3, क्योंकि ये क्यूब है। अगर हम एक ये वाले क्यूब को निकाल के अलग करना है, मतलब ये वाला मैं मिटा देता हूं ऐसे, कैसा दिखेगा ये, ऐसा दिखेगा। ये वाले क्यूब को अलग कर दिया, छोटा सा एक क्यूब निकाल के अलग कर दिया।
क्या किया समझ में आ रहा है? तुम लोग शायद देख पा रहे होगे वीडियो में, यहां से क्यूब को तोड़ के निकाल के अलग कर दिया। तो ऐसे में पूछूंगा ऐसे कितने क्यूब होंगे इसमें, तो अपन क्या बोलेंगे टोटल 3 into 3 into 3, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 वाला क्यूब है, तो अपन बोलेंगे ऐसे टोटल 27 क्यूब होंगे। बोलेंगे कि नहीं? इतना तो तुम लोग इमेजिन करके बता सकते हो कि एक रूबिक्स क्यूब अगर, तो रूबिक्स क्यूब जरूरी नहीं है, रूबिक्स क्यूब का ऐसे एग्जांपल के लिए बोला सर अंदर हॉलो रहता है रूबिक्स क्यूब। तो रूबिक्स क्यूब सिर्फ एग्जांपल के लिए बोला, याद रखना ना, या ये मत बोलना ये वाला डेढ़ वर्ष कोई नहीं देगा कि बीच में तो सर हॉलो रहता है, वो हॉलो को नहीं देख रहे हैं अपन लोग बेसिकली वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं। तो मैं मान रहा हूं ऐसे 27 क्यूब होते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे से कोई पूछे, अगर मैं तुम लोगों को इसका वॉल्यूम बता दूं, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V1, इसका वॉल्यूम V1, तो मैं पूछूं ये बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, तो क्या करेंगे अपन लोग, सिंपल V1 को 27 बार जोड़ देंगे, मतलब V1 into 27 करेंगे, तो मेरे को टोटल वॉल्यूम जिसका नाम है कैपिटल V करके तो मिल जाएगा। सही बोल रहा हूं कि एक क्यूब लिया, मुझे मालूम है कि ऐसे 27 क्यूब्स हैं, तो अपन क्या करेंगे इस के वॉल्यूम को इनटू 27 कर दूंगा, मेरे को टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं इस क्यूब को भी अपन छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े मतलब यहाँ पे जो अभी मैं बनाया था ऐसे, समझ में आया क्या किया, जैसे एक बड़ा क्यूब बना के उसको 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 करके काट दिया था। इमेजिन करो कि ये केक का टुकड़ा है, ठीक है, एक क्यूब है, उसको अपन 2 बार ऊपर से काटे, 2 बार साइड से काटे, 2 बार इधर साइड से काटे, समझ लो, 2 बार ऐसे, 2 बार ऐसे और 2 बार ऐसे, तो अपने को 27 पीसेस मिलते हैं, उसमें से एक पीस को अलग कर दिया, ये भी क्यूब मिला। अब मैं इस क्यूब को इसके 27 पीसेस कर दूं, मतलब 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 3 3 3 करके हमने इसको काट दिया, और इसका एक छोटा सा क्यूब मिलेगा मेरे को, ये ऊपर वाला निकालना, एक छोटा सा क्यूब ऐसा मिलेगा, इसमें से एक छोटा सा क्यूब अलग कर दिया, ये कॉर्नर वाला। अब मैं बोलूं इसका वॉल्यूम है V2, तो ये वाले क्यूब का कितना होगा, अपन क्या बोलेंगे V2 into 27 करूंगा तो मेरे को V1 मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि ऐसे छोटे वाले कितने हैं इसमें 27 है, तो उनको 27 बार मैं जोड़ दूंगा तो मेरे को बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा। अब मैं बोलूं इसके हिसाब से ये बड़े वाले का बताओ कितना होगा, तो अपन क्या करेंगे, ये जो V2 into 27 है उसमें भी into 27 कर देंगे, तो कैपिटल V मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे 27 मिलके ये वाला बनाते हैं और ऐसे वाले 27 मिलके ये बड़ा वाला बनाते हैं, तो इसमें 2 बार 27 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको छोटा करके काट के दिखा नहीं पाऊंगा, अब तुम लोग इमेजिन करना कि इसको मैं और 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 करूंगा, उसमें से फिर एक छोटा वाला निकालूंगा, तो ऐसा छोटा सा एक बाहर आएगा, ऐसा छोटा सा एक क्यूब बाहर आएगा जो तुम लोगों को ढंग से कैमरा में दिख भी नहीं रहा। फिर इसका भी 3 क्रॉस 3 किया, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, उसको एकदम छोटा करते जा रहा हूं, बहुत ज्यादा छोटा, इतना ज्यादा छोटा कि अपने को उसको ऐड करने में भी तकलीफ हो जा रही है। मतलब यहाँ पे तो 27 था, यहाँ 27 into 27 हुआ, नेक्स्ट टाइम 27 into 27 into 27 हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो क्या हो रहा है, मेरे को धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है, और वो बढ़ता जा रहा है, साथ में ये जो क्यूब जिसको मैं काट रहा हूं इसकी वैल्यू छोटी होती जा रही है। तो इस टाइप की वैल्यू जब बहुत सारे नंबर को एक ऑर्डर में हमको ऐड करना होता है, एक जैसे बहुत सारे नंबर्स को जब ऐड करते हैं, जैसे मान लो x1 plus x2 plus x3 plus x4 सब एक जैसे नंबर है, इसको मेरे को इंफिनिटी तक ऐड करना है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, अपन लोग लिखते हैं समेशन ऑफ xi, और यहाँ लिखते हैं i is equal to 1 से लेके इंफिनिटी। ये तरीका होता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, ये तुम लोग को मालूम है, लेकिन मैथ्स में समेशन का साइन जो होता है, किसी चीज को जब सीरीज में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहां तक कर रहे हैं, वो लिखने का तरीका होगा। चलो इंफिनिटी नहीं होता, यहां मान लो n टाइम्स होगा, n टाइम्स, तो यहां मैं n लिख दूंगा, क्योंकि मैं ऐसे x1 x2 x3 x4 अप टू कहां जाना चाहता हूं, xn तक जाना चाहता हूं। तो जब ऐसे डिस्क्रीट नंबर मतलब अलग-अलग नंबर जिनको मैं पहचान पा रहा हूं, वो मेरे को मालूम है, तो अपन यहां समेशन का साइन लगाते हैं, समेशन xi।
लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, अपन तो ये जो x वाले नंबर्स थे, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, तो वॉल्यूम कैसे लिखेंगे अपन, ऐसे करेंगे v2 प्लस v2 प्लस v2 प्लस कितने बार 27 टाइम्स क्या बनेगा v1, वैसे ही v1 प्लस v1 प्लस v1 प्लस कितने 27 टाइम्स क्या बनेगा कैपिटल V बनेगा, अपना जो एग्जांपल था उसके हिसाब से। तो अपन क्या कर रहे हैं बेसिकली, v1 एक छोटा टुकड़ा, v2 उसका भी छोटा टुकड़ा, फिर v3 आ जाता और छोटा होता, v4 और छोटा, v5 मतलब बहुत छोटा होते जाता। तो जब ऐसे बहुत सारे नंबर्स अपने को ऐड करने हैं जो कि बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो उस केस में हम लोग इस समेशन के साइन को हटा देते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं इंटीग्रेशन के साइन से। और कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेके n तक, यहां से मैं लिखूंगा 1 से लेके n तक, और यहां पे हम लिखते हैं xi। समझ में आ गया? जब आइडेंटिफाइबल नंबर्स होते हैं, बड़े बड़े नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो समेशन का साइन लगाते हैं, और वही नंबर अगर बहुत छोटे छोटे हैं तो अपन उसको इंटीग्रेशन के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो समेशन का साइन हटके हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइन। अब इसको समझो, एग्जांपल से समझो। अभी मैं वो जो रायपुर वाला एग्जांपल दिया था उसमें अपन बड़े से छोटा किए थे। मैं क्या बोला था, एक चरोदा में बताओ मेरे को स्पीड कितनी है, ठीक है। इंटीग्रेशन में उल्टा होता है, छोटे से बड़ा करते हैं। मान लो अपने पास एक बहुत बड़ा वायर है, ठीक है, जैसे ये एक वायर है मेरे पास, ये बहुत लंबा वायर है, 1 किलोमीटर लंबा वायर है, ठीक है। मेरे को कोई बोले भाई बताओ इसमें टोटल करंट कितना होगा, ये ऐसे वायर है। अच्छा, अब ये क्योंकि 1 किलोमीटर लंबा वायर है, तो मैं एमीटर अपन लोग कैसे लगाते हैं, एक एंड में एक ऐसे लगाता हूँ और दूसरे एंड में दूसरा लगाता हूँ, और उसको अपन लोग एमीटर से नापते हैं। लेकिन ये तो बहुत लंबा वायर है, ऐसे 1 किलोमीटर लंबा वायर है, तो इसमें एमीटर लगाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं इस केस में क्या करूंगा, इस वायर का छोटा सा एक पीस ले लूंगा, इतना छोटा सा, यहाँ पे करंट निकालूंगा, इतना निकाल सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का करंट निकालूंगा, और मेरे को ये टोटल लेंथ मालूम है कि ये 1 किलोमीटर होता है। तो जैसे यहाँ पे मैं ये 10 सेंटीमीटर का निकाला, और उसको कितने बार जोड़ दूंगा कि पूरा 1 किलोमीटर बन जाए। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये जो प्रोसेस अपन लोग कर रहे हैं, छोटी छोटी वैल्यूज को जोड़ के बड़ी वैल्यू निकालने को इंटीग्रेट करना बोलते हैं। मतलब इंटीग्रेशन बेसिकली नंबर्स का एडिशन ही होता है, लेकिन वो डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होता। डिस्क्रीट फॉर्म मतलब अलग अलग नहीं जोड़ रहे होता, तो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, एक के बाद एक। ये 10 सेंटीमीटर, फिर अगला 10, फिर अगला 10, फिर अगला 10, ऐसे करके 10-10 सेंटीमीटर करके मैं पूरा 1 किलोमीटर का करंट बता सकता हूं। तो दिस इज द फर्स्ट foremost and the basic formula of integration। x to the power n को with respect to अगर dx इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन में -1 होता था, यहाँ पे +1 होता है, x to the power n + 1 upon n + 1 plus c। कई बार ये प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, कई क्वेश्चन पे जब c की वैल्यू दिया रहेगा तब इसको लिखोगे, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हो। वैसे ही e to the power x into dx, इसका होगा e to the power x plus c। प्लस c हर बार आएगा, हर आंसर में प्लस c आना है तुमको। प्लस c का मतलब प्लस एक कांस्टेंट, जिसको इग्नोर कर सकते हो अगर क्वेश्चन में नहीं है गिवन तो। e to the power x dx, इसका आंसर e to the power x होता है। वैसे e to the power अगर ax dx है तो e to the power x upon a हो जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, 1/x का log x होता है। तो ये कुछ बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं जो अपने को आगे चल के क्वेश्चंस में यूज होंगे, तो ये तुम लोगों को मालूम होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, वो जैसे जैसे अपन जब क्वेश्चंस बनाएंगे, अगर हमारे सामने नया फॉर्मूला कोई आएगा तो हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, अदरवाइज अभी ये कुछ बेसिक फॉर्मूले याद रखो। तो डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। इंस्टेंटेनियस वैल्यू जब मेरे को बतानी हो, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है, उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एक मोमेंट वाला वैल्यू बताना हो तो हम उसको डिफरेंशिएशन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब dy/dx। वैसे ही अगर मेरे को एक बहुत छोटी सी वैल्यू पकड़ के एक बड़ी वैल्यू बतानी हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कंटीन्यूअस फॉर्म में जोड़ देते हैं, मतलब एक के बाद एक बिना गैप के जोड़ देते हैं, फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। इस प्रोसेस को अपन लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो बड़े से छोटा करना इज डिफरेंशिएशन, छोटे से बड़ा करना इज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट करना मतलब ऐड करना, ठीक है। मतलब वहां पे समेशन के साइन को अपन ने किससे हटा दिया,
इंटीग्रेशन के साइन सेट आ गया। ये जो साइन बनाया हूं ऐसा, इसको इंटीग्रेशन का साइन बोलते हैं। तो इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स समेशन ऑफ सम क्वांटिटी इन कंटीन्यूअस फॉर्म, जैसे वो वायर वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है।